तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली यार चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरा खुद का फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। अगर एक चैप्टर गाइज मैं 11th क्लास के बच्चे को कराता, जो मतलब अभी सिर्फ 10th से 11th में आ रहा है, उसको अगर मैं कराता तो उसको कम से कम मैं 10 से 15 लेक्चर जरूर लेता। लेकिन यही से उतना ही सेम कंटेंट मैं आपको 2 लेक्चर में दूंगा बिना कोई पॉइंट मिस करे। तो पूरी तरह तैयार हो जाओ यार। हाँ गाइस, इसमें एक चीज मैं आपको कहूंगा, जिन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन मेरे से नहीं किया तो मैं आपको आई बटन पे लिंक शो हो रहा होगा, पहले जाके यार रिडॉक्स रिएक्शन देख लो, फिर इस चैप्टर में आना तो मजा आएगा। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो उसका इधर यूज होगा। तो प्लीज अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं किया है, उसको मैं आई बटन पे आपको लिंक शो हो गया होगा अब तक, तो उसको जाके जरूर देख लेना। काफी बच्चों ने तो देखा भी होगा, जो रेगुलर बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो यार रिडॉक्स रिएक्शन एक वीडियो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कराया, 1 घंटे में काम खत्म कर दो, आपके 2 चैप्टर तैयार हो जाएंगे आज ही, ठीक है ना। तो चलो यार पूरी एनर्जी से आंखें बंद कर लो यार एक बार, फिर पूरी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो देखो बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आज की इस स्लाइड में गैल्वेनिक सेल करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में और इंटरेस्टिंग चीजें ले आएंगे, नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन ले आएंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ले आएंगे, सब कुछ ले आके कवर करके निकल जाएंगे इधर से, ठीक है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस बेसिक टर्म्स की। मैंने देखो की पॉइंट के फॉर्म में सब कुछ लिखा है, लेकिन हमेशा की तरह चलेंगे पूरा डिटेल में, कुछ भी मिस नहीं होगा। चाहे जेई हो चाहे नीट हो, हर टाइप का आपके हर लेवल का क्वेश्चन आपके इस 2 लेक्चर के बाद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। दैट्स क्लियर गाइज, ठीक है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक टर्म्स जानते हैं। देखो गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या, इलेक्ट्रो वर्ड आया गाइज इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है ना, कि अब हम केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज रोल अदा कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी भी हम केमिस्ट्री में लेके आ रहे हैं, तब जो एक उसके बेस पे एक चैप्टर बनाया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है गाइस। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी करते हैं, ठीक है ना। बस इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से ही एक चैप्टर बना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में ये 2-3 चीजें बेसिक सी चीजें हैं। V क्या होता है अपना पोटेंशियल, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस, जो मैंने इधर लिखा भी हुआ है ना, आप देख भी सकते हो आराम से। तो देखो सबसे पहला लो बेसिक टर्म से आ रहे, तो आपको वैसा पता होगा हमने क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी में, आपने देखा होगा 10th में भी देखा होगा, नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहला लो क्या था, ओम्स लो, V बराबर IR, ओम्स लो होता था ना गाइस, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता था, कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना वोल्टेज ज्यादा होगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो उससे ओम्स लो आया था। R कांस्टेंट था अपना। R का इस क्या होता था, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस होता था। रेजिस्टेंस मतलब जो मतलब करंट के फ्लो को जो चीज रोकती है वो उसको बोलते हैं गाइस रेजिस्टेंस। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो करने में रुकावट डालते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। ये चीजें आपको पता होंगी। तो देखो V बराबर एक रिलेशन अपना ये था, ये आपको बेसिकली पता है ना, V बराबर IR के। देखो रेजिस्टेंस भी आपको एक बार ए रिलेशन भी पता होगा, आई होप देखा तो होगा जरूर यार, याद ना हो अलग बात है, लेकिन देखा तो जरूर होगा। R बराबर होता है गाइस रो L बाय ए। L अपना क्या है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रो क्या है गाइस, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी। गाइस R क्या होता है, रेसिस्टेंस, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, उसको रो बोलते हैं। अच्छा रो होता क्या है गाइस, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या, कि कितना रेसिस्टेंस होगा, है ना, कितना रेसिस्टेंस होगा एक, मतलब जब हम वायर लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका रेसिस्टेंस जो होता है उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। गाइस समझे कि देखो जब लेंथ अपनी 1 हो, एरिया भी अपना 1 हो, तो R बराबर रो के हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, the resistance of wire of 1 centimeter length and having a cross section area 1 centimeter square, that is a definition of resistivity, जो कि आपको पता भी होगी, वैसे कुछ बताने वाला था नहीं लेकिन थोड़ा बता दिया, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस अपना रो L बाय ए होता है, अपना रेसिस्टिविटी होती है। अब गाइस उससे 2 चीजें आएंगी, एक कंडक्टेंस आएगा, एक आएगा कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस
रोकना होता है कंडक्टेंस, गाइस जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, है ना। रेजिस्टेंस रोकना होता है, कंडक्टेंस होता है कंडक्ट करना, ठीक है ना, जैसे नाम से ही पता लग रहा है। तो गाइस कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को पहली बात जी से डोनेट करते हैं, आज से अपने अंदर रखेंगे कि कंडक्टेंस को किससे डोनेट करते हैं, जी से, देखो ठीक है ना, कंडक्टेंस को डोनेट करते हैं जी से, ठीक है ना। कंडक्टेंस को गाइस जी से डोनेट करते हैं, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है ना, जी बराबर होता है 1/r के, गाइस क्लियर है, ठीक है ना। एक देखो एक नवी चीज आई है सेल कांस्टेंट, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ते जब आप 12th में हो, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट को गाइस पहली बात किससे डोनेट करते हैं, जी स्टार से, है ना, जी के ऊपर स्टार लगाने तो उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L/A होता है बराबर सेल कांस्टेंट के, गाइस क्लियर है, ठीक है ना। मतलब ए हम रो इंटू जी स्टार भी लिख सकते हैं ना, L/A को हम जी स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना एक नवी टर्म आई गाइस अपने एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L/A। आई होप गाइस क्लियर है, ठीक है ना। तो अब देखो गाइस नेक्स्ट चीज है कैपा, देखो कैपा सिंबल है, ठीक है ना, कैपा का के जैसा ही सिंबल है, तो इसको बोलते हैं कैपा गाइस, कैपा बोलते हैं इसको। कैपा किसके लिए यूज होता है, कैपा किसके लिए यूज होता है, कंडक्टिविटी के लिए। जी यूज होता है कंडक्टेंस के लिए, जी यूज होता है कंडक्टेंस के लिए, रो यूज होता है रेसिस्टिविटी के लिए, आर यूज होता है रेसिस्टेंस के लिए, एंड कैपा यूज होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी क्या होती है गाइस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, जैसे कि कंडक्टेंस क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, उसी तरह गाइस कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, एज सिंपल एज गिवन, ठीक है ना। तो आई होप अभी तक तो यार सब कुछ क्लियर है, कुछ ज्यादा खास था नहीं, गैल्वेनिक सेल करेंगे पूरे अच्छी तरह, पूरे कंसेप्चुअल लेवल में फील लेके, ठीक है ना। तो अभी सिंपल से बेसिक से फॉर्मूले है, तभी मैंने लिखा ना बेसिक टर्म्स। तो देखो उसके बाद देखो इससे एक चीज आप और देख सकते हो, देखो कैपा बराबर हम लिख सकते हैं L/A/R भी लिख सकते हैं ना, देखो रो की जगह हमें पुट कर सकते हैं, देखो रो की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, RA/L, है ना। रो क्या होता है, रो क्या होगा इधर से निकाले तो RA/L, तो देखो रो की जगह हम RA/L पुट कर दें तो R इधर आ जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। तो देखो बस इधर से मैं बताना ये चाहता था कि अब देखो है ना, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ही होगा ना, रेसिस्टिविटी को जब हम पुट करेंगे तो यही चीज आएगी, जब रेसिस्टिविटी हम इधर से निकालेंगे और इधर पुट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो देखो अब उसमें देखो L/A है और 1/R है, तो L/A को हम क्या लिख सकते हैं, जी स्टार, L/A को जी स्टार लिख सकते हैं, क्या होता है सेल कांस्टेंट, एंड 1/R को क्या लिख सकते हैं, जी, 1/R को लिख सकते हैं जी। तो एक रिलेशन और आया अपने पास कि कैपा बराबर होता है जी इंटू जी स्टार, जिसको आप याद ना रखो तब भी बात बन जाएगी, लेकिन याद आराम से हो जाएगा कि कैपा बराबर होता है जी इंटू जी स्टार, ठीक है ना। तो ये चीज वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आई है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया यार, बेसिक सी टर्म्स है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस है तो नाम से क्लियर होता है कि कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, रेसिस्टेंस जो अपोज करे, ठीक है ना, सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा गाइस अब एक देखो और नवी चीज आई है, मोलर कंडक्टेंस। गाइस मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, एक मोल ऑफ सॉल्यूशन की, मोलर देखो ना, एक मोल ऑफ सॉल्यूशन की, है ना, मोलर मोलैरिटी के लिए यूज करते हैं। तो एक मोल ऑफ सॉल्यूशन की, एक लीटर सॉल्यूशन में एक मोल सॉल्यूशन की गाइस जो कंडक्टेंस, अच्छा जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम कंडक्टेंस की बात करते हैं ना, इसमें हम कंडक्टेंस जो होती है बेसिकली आयंस के करके होती है, आयंस के करके हम कंडक्टेंस देखते हैं जनरली। तो गाइस मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, जब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है गाइस, जो हमें आयंस देते हैं, है ना। तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। दैट इज गाइस क्लियर है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसको सिंपली बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। गाइस क्लियर है। इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत बच्चे इधर गलती करेंगे जो कि उनकी गलती नहीं है, टीचर ही फोकस नहीं देते। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है ना, आपने फॉर्मूला देखा होगा, याद हो ना हो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कैपा इंटू 1000/m, m क्या इधर मोलैरिटी, है ना, m अपना मोलैरिटी है इधर, ठीक है ना, m को कैपिटल M से लिखते थे। तो अपना मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है कंडक्टेंस का। तो गाइस इसमें गलती क्या होती है कि इसके दो फॉर्मूले हैं, ए फॉर्मूला जो है, ठीक है ना, पहले चलो इसको देख लो, फिर इन दोनों में सीधा इन दोनों में ये चीज एप्लीकेबल होगी जो क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहले इसको भी देख लो। देखो एक होता है गाइस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो गाइस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, K इंटू 1000/n, n क्या इधर अपना नॉर्मेलिटी, n अपना क्या इधर
एन अपना है नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हो, है ना, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सोल्यूट वाला जो सॉल्वेंट है उसकी जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सिंपल है गाइस, बस इसमें नॉर्मेलिटी यूज हुई है, उसमें मोलैरिटी यूज हुई है ना, तो उसमें मोल्स लेते हैं और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मेलिटी मैंने कंसेप्ट कराए भी हुए हैं, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी होती है अपनी। तो गाइस देखो इनमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो समझो। देखो एक फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ऐसा भी है जिनमें 1000 नहीं आता। 1000 हम कब लगाएंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आराम से समझना। देखो जो अपने पास गाइस कंडक्टेंस देखो जी जो है जी बराबर होता है 1/r के। आर की गाइस आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम्स होती है। तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, है ना। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, कहां लिखो, इधर लिखो, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। गाइस कंडक्टेंस की एसआई यूनिट ओम इनवर्स होती है, जिसको हम मो भी बोलते हैं, MHO भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसको इनवर्स उल्टा कर दिया, बस रिवर्स कर दिया, तो कंडक्टेंस की यूनिट को MHO भी बोलते हैं, मो भी बोलते हैं। और गाइस एक यूनिट और भी है जो इसकी SI यूनिट मानी जाती है कंडक्टेंस की, उसे बोलते हैं साइमन, साइमन, ठीक है ना, साइमन। देखो क्या स्पेलिंग क्या है, SIEMEN। तो जैसे गाइस ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है, वैसे ही कंडक्टेंस की यूनिट एक निकाली गई साइमन, ठीक है ना। 1 ओम इनवर्स बराबर होता है 1 साइमन के। तो कंडक्टेंस की जनरली ऐसा यूनिट होती है साइमन, ठीक है ना, साइमन होती है। तो ठीक है, तो वैसे ही देखो अब गाइस क्या हुआ आगे, हमने अब इधर से मैं समझाना ये चाहता हूं ना कि कहां आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे, कहां नहीं करोगे। तो देखो जब आपका सब ए चीजें जो कैपा है और एम है, जब ये आपका एसआई यूनिट में नहीं है तब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जब लेकिन कैपा एंड एम आपका एसआई यूनिट में है, एसआई यूनिट में, तब आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब बस फॉर्मूला आपका इतना रहेगा। समझ रहे हो गाइस, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें पावर्स में भी गलतियां हो जाती हैं आपसे, आपका कभी कभी आंसर k/m ही होता है, लेकिन आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो, तो वो चीज नहीं करनी। मोलैरिटी आपको किस फॉर्म में देनी चाहिए, देखो आपको मोलैरिटी आप जनरली किस में देते हो, मोल्स पर लीटर में, लेकिन मोल्स पर लीटर क्या ऐसा यूनिट है, नॉट गाइस। वो क्या देखो ऐसा यूनिट तो क्या होगी, ऐसा यूनिट तो कैसे लिखते हैं, मोल्स डिवाइड बाय मीटर क्यूब, मोल्स डिवाइड बाय मीटर होती है ना ऐसा यूनिट, तो लीटर तो होती नहीं। तो गाइस जब आपकी मोल पर लीटर दिया, मोलैरिटी में अगर मोल्स पर लीटर दिया हुआ तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब एसआई यूनिट में होगा, मतलब मोल्स पर मीटर क्यूब में होगा, तब आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब फॉर्मूला अपना कैपा बाय एम ही रहेगा। वेरी क्रिटिकल पॉइंट, आपको पता भी नहीं होगा शायद अभी तक, लेकिन एक बहुत बार गलती होती है। एडवांस में तो बहुत बार चीज पूछे जाती है कि आप देखते हैं कि आप इतनी बारीकियों तक जा पा रहे हो कि नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह सेम इसमें भी, ठीक है ना, इसी तरह इसमें भी आपको याद रखना, जब हम एसआई यूनिट में ले रहे हैं, जैसे इसमें एसआई यूनिट लिया, तो जब एसआई यूनिट में होगा तो अपना 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला जो लिखा है, ये एसआई यूनिट वाले के लिए नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है जब हमें मोल्स पर लीटर में मोलैरिटी दी हो, मोल्स पर लीटर में मोलैरिटी दी हो जनरली, क्योंकि हमें मोल्स पर लीटर में दी होती है, तब हम जनरली यही फॉर्मूला याद रखते हैं। लेकिन जब एसआई यूनिट में दिया हो, जैसे कि मोल्स पर मीटर क्यूब, तब दिया हो, तब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। गाइस समझ आया क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को दिमाग में रखना। नहीं तो इसका जब आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सको तो इसका प्रिंट आउट निकाल के उधर कहीं लाइन में लिख लेना कि कब हमने मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं। मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया है कि कैसे क्या चीज है, ठीक है गाइस, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवांस की तैयारी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। वैसे तो सबके लिए हो गया, नीट का पेपर भी अच्छा बनता है, जेई का भी, मेंस का भी अच्छा बनता है, लेकिन एडवांस में तो बहुत आता है। तो आई होप गाइस आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया, और सारे इसके सिंबल लिखे थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। तो हमने अभी तक बेसिक टर्म्स देख लिया कि बेसिक टर्म्स अपनी क्या है, ठीक है गाइस, क्लियर इधर तक। अब देखो नेक्स्ट चीज करते हैं, डिबे हक्कल ओनसैगर इक्वेशन। तो गाइस इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, वैसे तो मैंने आपको एक चीज पहले बताई भी हुई है, ठीक है ना, जब हम कर रहे थे बफर सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है गाइस, इक्विलिब्रियम जब हम कर रहे थे,
इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं गाइस, वो सब्सटेंस जो जिसको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दे तो हमें आयंस दे, है ना, आयंस दे, उनको बोलते हैं सिंपली इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो ये क्लियर है, जिनको हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डाल दे तो आयंस जनरेट करके दे दे हमें, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात एक क्लियर है। अब दूसरी बात गाइस, इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज भी मैं आपको बता चुका हूं लेकिन रिवीजन करा रहा हूं, जिसने अगर मेरा लेक्चर पहले नहीं देखा सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गया तो उसको भी समझ आ जाए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है गाइस, जो मतलब नंबर ऑफ आयंस इजिली जनरेट कर दे, मतलब 100% आयोनाइजेशन हो जाए, अल्फा बराबर हो जाए अपना 100 डिग्री 100% के, कि मतलब जितने मतलब जो अपना सोल्यूट था और जब पानी में जाए तो पूरे के पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाए। और गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें कुछ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अपना उसी फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो NaCl है, NaCl नमक है आपके पास, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जैसे नमक को जब आप पानी में डालते हो तो उसका सोडियम पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव आयन जस्ट अलग हो जाता है, ठीक है, तुरंत अलग हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जिनको पानी में डालें तो उसका कुछ पार्ट तो अलग हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट वैसा का वैसा ही रहता है, तो उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया गाइस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो 100% आयनाइज हो जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, जो पूरे आयनाइज ना हो, थोड़ा पार्ट आयनाइज हुआ, कुछ पार्ट नहीं हुआ। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रोलाइट समझाना था। तो गाइस देखो, डिबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन क्या थी। डिबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन गाइस एक स्टडी की गई थी, है ना। इन भाई साहब ने स्टडी की कि अपने जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे वैरी कर रही है विद कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से अपनी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे वैरी कर रही है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिखाई कि मोलर कंडक्टिविटी ऐसे वैरी कर रही है। उसने एक इक्वेशन दे दी, इस भाई साहब ने एक इक्वेशन दी, डिबे हक्कल भाई साहब ने, कि जो अपनी मोलर कंडक्टिविटी है वो ऐसे वैरी कर रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो अभी इस इक्वेशन में देखो, एक चीज और सीखोगे आप, वैसे तो ये चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा एम, देखो मोलर कंडक्टिविटी को हमने ऐसे लिखा ना, ऐसा साइन सा करके, इसको पता नहीं अब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो बस डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एम, ठीक है ना, डेल्टा एम नोट माइनस बी अंडर रूट सी। तो देखो एम नोट सी, ए वाली चीज क्या है गाइस, देखो ये तो आपको मैंने बताई दिया कि मोलर कंडक्टेंस होता है। अब ये नोट कहां से आ गया भैया, नोट वाली चीज क्या है गाइस, ए इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डिल्यूशन। इनफिनाइट डिल्यूशन गाइस, इनफिनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या, कि जब हम बेअंत उसको मतलब बहुत ज्यादा उसको डिल्यूट कर दे, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट की मात्रा इतनी ज्यादा कर दे कि आयंस के बीच में दूरी बहुत बढ़ जाए, ठीक है, दूरी बहुत इंक्रीज हो जाए। जैसे गाइस मान लो आपके पास नमक है, ठीक है ना, नमक तो वैसे टूट जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, इस टाइम माइंड में वही एग्जांपल आ रही है, तो NaCl आपके पास है मान लो, ठीक है ना। उसको आप जितना देखो, NaCl उसको पानी में आपने डाला, NaCl उसको पानी में आपने डाला, ठीक है ना, तो उसमें आप जितना ज्यादा और आप पानी डालते जाओगे उतना ज्यादा डिल्यूट होता जाएगा। डिल्यूट का मतलब गाइस क्या, जैसे मान लो आपके पास एक गिलास पानी है ना, एक गिलास पानी है, उसमें आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया, उसमें आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो उसको जब आप पियोगे तो आपको बहुत खट्टा लगेगा। लेकिन उसी 2 चम्मच पानी, उसी 2 चम्मच नमक को अगर आप एक बाल्टी में डाल दो तो आपको कुछ खास पता नहीं लगेगा कि इसमें नमक है भी कि नहीं। उसको जब एक टब में डाल दो तो आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगेगा कि नमक भी था इसमें। तो क्या होता है, जब टब में हमने डाला तो डिल्यूट ज्यादा हो गया। मतलब जो NaCl के जो सोडियम है क्लोराइड आयन है वो बहुत दूर दूर चलेगा एक दूसरे से, है ना। डिल्यूशन में क्या होता है कि आयंस जो होते हैं सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो इसका मतलब होता है डिल्यूशन। गाइस पहली बात है क्लियर है। तो इन लैम्डा एम नोट का मतलब गाइस क्या होता है कि इनफिनाइट डिल्यूशन, की मतलब बहुत ज्यादा डिल्यूट कर दे, कि मतलब सारे के सारे आयन बहुत दूर चले जाएं। जैसे NaCl है तो Na बहुत दूर चला जाए, Cl बहुत दूर चला जाए और पूरा का पूरा अपना जो सोल्यूट है वो आयोनाइज हो जाए, पूरा का पूरा जो सोल्यूट है अपना आयोनाइज हो जाए। मतलब अपना इनफिनाइट डिल्यूशन पे क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 100 हो जाता है, अल्फा अपना 100% हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपना 100% होता है एट इनफिनाइट डिल्यूशन, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा टूट जाता है, ठीक है ना। तो गाइस बस मतलब इतना था। तो उन्होंने ये रिलेशन हमें दिया था माइनस बी अंडर सी। सी आपकी क्या है गाइस, कंसंट्रेशन है, सी आपकी कंसंट्रेशन है।
बी आपका क्या है गाइस, बी है डिबेक्स कांस्टेंट, बी है एक कांस्टेंट है जिसको डिबेक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो बी के लिए एक मैं स्पेशल चीज लिखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन solvent all electrolyte of the same type have same B, कि मतलब जब टेम्परेचर अपना कांस्टेंट हो, टेम्परेचर अपना जब कांस्टेंट हो तो फॉर ए गिवन सॉल्वेंट के लिए और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उन सब का B की वैल्यू सेम होती है। गाइस क्लियर है, इस चीज को याद रखना। वैसे तो आपके इक्वेशन कुछ ज्यादा काम के नहीं आती है ना, कभी भी ज्यादा काम के नहीं आती, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट तो कराना तो पड़ता है ना, कि आपको पता तो होना चाहिए। तो ये भाई साहब ने दी थी हमें डिबे-हक्कल इक्वेशन की मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन से कैसे रिलेट कर दी है। तो इसी इक्वेशन से इन भाई साहब ने दो ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ बनाया था देखो कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया था, है ना, मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच में कि कैसे वैरी कर दी है। तो देखो दो ग्राफ बने थे, दो प्लॉट बनाए थे उन्होंने। एक बना था देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए बना था एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए बना था। तो उन्होंने दो ग्राफ ऐसे बताया कि कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वैरी कर रही है एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वैरी कर रही है। गाइस क्लियर है। देखो इससे एक चीज हमें क्या पता लगी कि देखो अच्छा उल्टा देखो, चलो देखो अपनी एक कंसंट्रेशन है, देखो इधर इस तरफ को कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, जब हम इसको देखो इस साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखो जैसे जैसे हम किसी चीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम किसी चीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, देखो जैसे हम किसी चीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज करते जा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जा रही है, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब गाइस क्या फील देता हूं एक आपको कि देखो कोई चीज जितनी ज्यादा मतलब किसी चीज की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा एक दूसरे से चिपके होंगे, ठीक है ना, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना उनमें मूवमेंट कम होगी, उतनी उनकी मूवमेंट कम होगी। तो जिनकी जब मूवमेंट ही कम होगी, जब आयंस मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्यों शो करेंगे। समझ रहे हैं बात को, फील आया है कि मतलब जब कंसंट्रेशन किसी चीज की बहुत ज्यादा हुई तो उनमें आपस में फोर्स बहुत होगी, तो बताओ मूव क्यों करेंगे। तो जब मोबिलिटी नहीं होगी, जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो बताओ कंडक्टिविटी शो कैसे होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिल्यूशन करते हैं कि डिल्यूट कर देंगे तो आयंस दूर दूर जाएंगे, आराम से मोबिलिटी अपनी करेंगे एंड ड्यू टू हमको पता है कि ड्यू टू मोशन ऑफ ए चार्जेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस या कंडक्टेंस कोज मतलब कंडक्टेंस का कोज होता है मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मोशन करते हैं तो कंडक्टिविटी जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो गाइस इसीलिए हम करते हैं। तो देखो यही हमें पता लगा, देखो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज की वैसे वैसे देखो कंडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करी, या तो उल्टा देखें कि जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी भाई, है ना। कंडक्टिविटी देखो अपनी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी मतलब गाइस कि मूवमेंट ऑफ आयंस कम हो जाएगी, कि आयंस हिलजुल कम कर पाएंगे तो मूवमेंट कम होगी, तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है गाइस, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस ये डिबे-हक्कल इक्वेशन थी, इसमें मेनली ग्राफ ग्राफ से आप तब भी कुछ सीखे, इक्वेशन आपकी ज्यादा कुछ खास यूज नहीं होती, तब भी आपको बताना जरूरी था, ठीक है ना। तो देखो गाइस कुछ और कंसेप्चुअल बातें करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर्स, गाइस समझ आ रहा है ना, बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं हो रही है कोई, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से चलेंगे, पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आराम से पूरा लेक्चर देख लो एक बार, ठीक है ना, पूरा लेक्चर देख लो, उसका क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे, बस पूरा लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो देखो डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, कि किसके कंडक्टेंस अपनी जो है किस पे डिपेंड करती है। तो देखो मैंने लिखा कि बात करते हैं कि कब कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, देखते हैं, बात करते हैं कि कंडक्टेंस कब कब इंक्रीज हो सकती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहली बात इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, देखो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन में लिखा कि डिक्रीज, देखो मतलब क्या, इसके मतलब क्या कि देखो इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी जब इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगी, समझेगा इसका मतलब। ये तो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतने आयंस मूव ही कम कर पाएंगे। देखो दो चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयन मूव ही नहीं कर पाएंगे, अपने चिपके हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। जब जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आराम से अपने
आराम से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होगी, मतलब इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है गाइस, कि आयंस के बीच में, है ना, आयंस के अंदर जो इंटरेक्शन होगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, और जितनी कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। पहली बात तो ये क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये भी करा चुका हूं आपको कि जितनी ज्यादा डिल्यूशन हम ज्यादा करेंगे उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। गाइस ये 2 पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, आई होप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होगी। गाइस देखो जैसे NaCl है, मान लो NaCl, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेके चलता हूं हमेशा मैं। तो NaCl है, तो जब उसमें गाइस हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो और चीजें और उसके आयन टूटने लगेंगे, मतलब उसको और थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी मिलेगी तो जल्दी उसके आयन जल्दी और ब्रेक डाउन होंगे, है ना। उसके बीच में जो थर्मल एनर्जी मिलेगी वही उसके जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में मदद करेगी, ठीक है ना। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आयंस और दूर दूर जाएंगे, तो अपना क्या होगा कि आयंस जितने और दूर जाएंगे उतनी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जब टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतनी इंक्रीज होगी। गाइस समझ आया ना। देखो टेम्परेचर हम जैसे इंक्रीज करते हैं किसी चीज का तो आयंस और स्प्लिट होते हैं, आयंस और टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उनको हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म, हीट की फॉर्म में हम उसको थर्मल एनर्जी देने लग जाते हैं जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में मदद करती है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो देखो गाइस लास्ट पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कि आयंस की वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। आयंस जो है जो हाइड्रेशन का मतलब क्या है गाइस, हम ज्यादातर एक्वा के लिए यूज करते हैं, पानी के लिए, कि जो पानी है आयंस के साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन करने लग जाए, उस आयंस और पानी के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाए, है ना। हाइड्रेशन का मतलब होता है गाइस, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई आयन है, अपने पास कोई आयन है, उसके आसपास ऐसे पानी ने उसको घेर लिया हो, उसको पानी ने ऐसे घेर लिया हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है ना। पानी ने उसको घेर लिया हो, तो देखो एक बेचारा आयन है छोटा सा, उसको हर तरफ से पानी ने घेर लिया है ना, आयंस को हर तरफ से पानी ने घेर लिया है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, बेचारा कहीं जा ही नहीं पाएगा। देखो यार जैसे आप मान लो मैं हूं, ठीक है ना, मैंने आपसे पंगा ले लिया और आप अपने भाई बहन को ले आए, ठीक है ना, बहन को तो नहीं लेके आओगे, तो भाइयों को अपने ले आए, ठीक है ना, 10-15 भाइयों को ले आए, ऐसे अपने गोल चक्रा सा बना लिया, ठीक है ना, चक्कर व्यू बना लिया कि भाई अब तो जाने नहीं दूंगा, तो मैं उसके बाद तो हिलजुल पाऊंगा नहीं, अब आओगे हाथ अपने साफ करके मेरे फिर निकल जाओगे, ठीक है ना। तो सेम काम इधर इसके साथ भी हो रहा है कि आयन बीच में, अब मेरी जगह मान लो आयन है और आपके भाइयों की जगह मान लो कि वो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको मूवमेंट ही नहीं करने देंगे, बस कहेंगे तो तमाशा देख अब, ठीक है ना। तो यही चीज हो रही है, देखो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है मतलब मोबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। जब आयंस चार्ज मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि हाइड्रेशन ऑफ आयन डिक्रीजेस, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कब इंक्रीज होगा, जब हाइड्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज हो, कि मतलब कम लोगों ने जब उसको कम लोगों ने घेरा हो तभी वो आराम से चाह पाएगा, ठीक है ना। तो यही बताना चाहता था, आपको सिंपल एग्जांपल से ही मैंने बता दिया। तो गाइस ये 4 पॉइंट थे, आई होप आपको क्लियर हो गए हो कि हमने क्या क्या देखा। बहुत ही सिंपल वे में हमने किया, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, बिल्कुल जो हम डेली लैंग्वेज यूज करते हैं उसी में आपके साथ एनर्जी कनेक्ट कर रहा हूं हर बार, कि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि साइंस एक अलग दुनिया है, ठीक है ना, आपको बस ये लगे कि डेली लाइफ वाली चीजें ही हैं, समझ रहे हो ना। तो आई होप गाइस इधर तक सब क्लियर है, हमने इधर तक सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज गैल्वेनिक सेल। गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलैटिक सेल होते हैं, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। जो अपने सिलेबस में डिटेल्ड में है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल गाइस क्या होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, देखो वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे
उस डिवाइस को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गाइस जो इलेक्ट्रोलैटिक सेल होता है उसका क्या काम होता है, वो जस्ट इसके उल्टा करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। अपने सिलेबस में गैल्वेनिक सेल है जो कि बिल्कुल डिटेल में है, उसकी बस आपको डेफिनेशन पता नहीं, आपके सिलेबस में बस उसकी डेफिनेशन है, तो उसकी डेफिनेशन यही है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट दैट यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, टू जो मतलब यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलैटिक सेल। ठीक है, डिटेल में आपके गैल्वेनिक सेल ही है, आपको पता भी होगा ना। तो गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं हम। देखो अब इसके पहले हम बात करते हैं कि फंडा क्या है इसका। तो देखो बहुत ही ब्रह्मास्त्र वे में मैं लिख के आया हूं कि आपको बहुत ही सिंपल लगे चीजें। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, पूरी डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है ना, बहुत आराम से देखना। तो देखो इसका डायग्राम देखो पहले, इसकी मतलब कैसे बनता कैसे, इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन देखो। देखो इसमें दो बीकर होते हैं, दो बीकर है, एक बीकर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और उसी जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ही जिंक वाली हमने इलेक्ट्रोड रखी है। गाइस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड बस गाइस एक सरफेस होता है ना, एक सरफेस होता है, कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक रोड होती है, मेटल रोड होती है, कोई भी एक सरफेस होता है जहां हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकते हैं, जहां जिसपे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, ठीक है ना, उस चीज को बोलता है इलेक्ट्रोड। द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। गाइस क्लियर है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो गाइस ये अपना एक मतलब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ही हम जिंक वाला इलेक्ट्रोड डालते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही हम कॉपर वाला इलेक्ट्रोड डालते हैं। और देखो हमने एक इधर इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई है जिसको सोल्ट ब्रिज कहते हैं, जिसको भी हम डिटेल में करेंगे भी। बस अभी देखो कि है क्या क्या पार्ट्स के नाम क्या है ना, जैसे अपने हम हैं तो अपने पार्ट्स क्या क्या है, हम अपनी बात करते हैं कि अपने आईज है, नोज है, हार्ट है, ये सब अभी बात करें तो बाद में हम डिटेल में करते हैं कि हार्ट में अच्छा अंदर हो क्या रहा है, हार्ट बीट डब डब, ठीक है, जो अपने साउंड होती है। तो अब उसी तरह पहले इसको देखो इसमें क्या क्या है। एक बीकर है, ठीक है, दो बीकर है, एक बीकर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का। जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जिंक रोड रखी हुई है, जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें कॉपर रखा हुआ है ना, कॉपर की रोड रखी हुई है। और इन दोनों रोड को कनेक्ट किया गया बाय वायर, इन दोनों रोड को बाय वायर हमने तार से कनेक्ट कर दिया है। और बीच में हमने एक अमीटर लगा दिया। अमीटर क्यों लगा, अमीटर मतलब क्या होता है गाइस, जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है डिवाइस, उसको बोलते हैं अमीटर। ठीक है गाइस, आपको पता होगा अमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। तो देखो ये हमने अमीटर लगाया हुआ है, ठीक है ना, इतना ही है। और सोल्ट ब्रिज क्या होता है गाइस, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, एक यू ट्यूब है ना, यू की तरह रख दिया, इन्वर्टेड यू ट्यूब मतलब यू ऐसे होता है, यू ऐसे होता है ना, तो उसको बस उल्टा कर दिया, यू ऐसे होता है ना, यू ऐसे होता है अपना, तो इसको बस उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब हमने लगाई है, इसको सोल्यूशन से कनेक्ट किया हुआ है, जिसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। तो गाइस पहले अब इसकी वर्किंग देखो क्या होता है, आराम से देखना। देखो पहला काम क्या करते हैं हम, देखो एक इधर की है, इसको बोलते हैं की। गाइस की होता मतलब स्विच की तरह ही होता है, की मतलब स्विच, चाबी। तो जब हम की को ऑन कर देते हैं, की को जब ऑन कर देते हैं मतलब जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जब इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, तब देखो क्या होता है, तब क्या होता है गाइस, जो जिंक है, जिंक वाली रोड है ना, जिंक जो है, देखो जिंक मतलब इस साइड से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। असल में होता क्या है कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गाइस इसीलिए कहा है रिडॉक्स रिएक्शन देखाना, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं देखा है। तो अब जब इन लोगों को कनेक्ट करते हैं ना गाइस, तो हम उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ। तो उसके गाइस जब हमने उसके बाद ना जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो जिंक जो है, जिंक एनोड है ना, जिंक को एनोड बोलते हैं। अच्छा इसको मैं आपको याद करने का मेथड भी बता दूंगा कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि एनोड किसके लिए बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, आराम से देख लेंगे, ठीक है ना। तो कॉपर अपना कैथोड है। तो अब देखो आराम से, अब इसमें इसकी वर्किंग देखो क्या हो रहा है। जब हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, की ऑन कर दी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करने लग जाते हैं। तो देखो गाइस होता क्या है,
जो जिंक है, तो देखो इधर जिंक था और इधर इधर अपने पास सोल्यूशन किसका था, जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में क्या मिलेगा हमें, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन होंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन होंगे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो गाइस जब इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो क्या होगा, जिंक जो है जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव में। देखो क्या होता है, देखो एनोड पे देखो क्या होता है, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि जो जब हम की से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो जिंक का जो लोड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और देखो गाइस इधर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है ना, जिंक जो सॉलिड में था वो मतलब 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखो फिर कैथोड पे, देखो कैथोड पे भी भाई साहब को देख लो क्या होता है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। व्हाट इज द रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो इधर इसके सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो इसके सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से हमें कॉपर 2 पॉजिटिव मिलता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो प्रोसेस इतनी है, वर्किंग इतनी है कि क्या होता है जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इधर से मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसके मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाने लग जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है, तो अब देखो इसमें जब इधर से मान लो गाइस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो अपने हो रहे हैं, तो गाइस क्या होता है, जो जिंक देखो हमने दिखा था ना कि जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक सॉलिड में था तो जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी करके गाइस क्या होता है, देखो जिंक जो था, जिंक की जो अपनी प्लेट थी, रोड थी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन में आ जाता है। जिंक सॉल्यूशन में क्या है अपने जिंक 2 पॉजिटिव, और इधर से जो जिंक था जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन में आ जाता है। इसी करके इसका जो देखो इसका मास लूज होने लग जाता है, इसका मास लूज होने लग जाता है जिंक रोड का। जिंक रोड पहले ऐसे थी, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉन इधर से लूज करने स्टार्ट करे, जब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो जिंक जो था वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग गया और वो जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाने लग गया, तो इसका मास लूज होने लग गया, ठीक है। पहली बात तो ये, तो जब जो उस पहली बात तो ये हो गया। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो क्या हुआ, उसको कॉपर 2 पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया और कॉपर बना दिया। कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें था, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में था अपने, तो सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ मिलकर कॉपर बना दिया, जो कि इसके रोड में ऐसे जाके चिपक गया, इसके रोड का मास इंक्रीज कर दिया। कॉपर देखो कॉपर का अमाउंट इंक्रीज हो गया ना, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में था, हमने जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है मान लो, उसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में था, कॉपर था, तो जब कॉपर 2 पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर जो है इधर जाके इसके साथ साथ इधर आके चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा कॉपर की रोड के साथ। तो ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, जिंक ने जब नेट मतलब फाइनली क्या हुआ कि जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जिंक ने जब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में था वो कॉपर में कन्वर्ट होकर इधर स्टिक कर गया। पहली बात तो ये क्लियर है, ठीक है ना, इतना सब क्लियर है। तो गाइज इसी में क्या होता है, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देखो क्या होता है, तो करंट देखो जब फ्लो, देखो अब एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ये आपको पता होगा ना। अरे भाई देखो, जैसे कहां बात करूं, कहीं लिखने की जगह भी नहीं है अपने पास, चलो देखो इधर, तो देखो जैसे अब हम एक बैटरी बनाते हैं, है ना, ये बैटरी बनाते हैं, तो देखो हम क्या लिखते हैं कि करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है। असल में हमें क्यों, हम ना बैटरी में लिखते हैं ना कि करंट ऐसे जा रहा है इधर से, क्योंकि जो लोग आपने वैसे देखा तो होगा, तो करंट हम देखते हैं कि इधर से इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन असल में गाइस क्या होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है
इधर जाते हैं तभी करंट अपना इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑलवेज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, ठीक है ना। ऐसे बैटरी में भी आपने देखा होगा ना कि करंट हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है गाइस, क्लियर है पहली बात है। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है कि जब हमने इसको कनेक्ट किया तो जो जिंक है, जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर जा रहा है, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो सोल्यूशन में चले जा रहे हैं, इस करके इसका मास लॉस हो जा रहा है। और इधर से कॉपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट कर ले रहा है, जो कि कॉपर इधर जाके स्टिक हो जा रहा है, तो इसका कॉपर रोड का मास इंक्रीज हो जा रहा है, जिंक रोड का मास डिक्रीज हो जा रहा है। तो उसमें देखो मूवमेंट ऑफ आयन हुई है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करे तो करंट प्रोड्यूस हुआ। तो गैल्वेनिक सेल वही डिवाइस, तो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल क्या बताया था कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो हुई ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गाइस क्लियर है, पहली बात है क्लियर है, पूरी वर्किंग पूरी यही थी, ठीक है ना, इसके अलावा वर्किंग में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं सोल्ट ब्रिज के बारे में। देखो सोल्ट ब्रिज अब क्या है, तो देखो सोल्ट ब्रिज के मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, contain inert electrolyte like KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। कि गाइस पहली बार सोल्ट ब्रिज होता क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का गाइस मतलब क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है गाइस कि जिनमें कटायन और आयन या एनायन की मोबिलिटी सेम हो, कि मतलब कटायन और एनायन सेम ही, उन दोनों की मोबिलिटी सेम हो, कि कटायन की भी मोबिलिटी सेम है, एनायन की भी मोबिलिटी सेम है। गाइस ज्यादा अगर ये होता है ना कटायन, जैसे देखो NaCl, देखो NaCl में क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो गाइस सोडियम पॉजिटिव की मोबिलिटी अलग होती है, Cl नेगेटिव की अलग होती है ना। सोडियम पॉजिटिव छोटा है तो ज्यादा मूव कर लेता है, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा साइज का तो थोड़ा आराम से मूव करता है, उसकी मोबिलिटी कम होती है। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनकी मोबिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। और कौन कौन से एग्जांपल है, KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम नाइट्रेट। एक गाइस क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपसे पूछते हैं कि बताओ सोल्ट ब्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है गाइस, पहली बात ये चीज क्लियर है। अब देखो इसके 2 फंक्शन है गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सोल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन देखो, पहली बात क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को। कैसे करता है भैया, देखो यार इसमें देखो 2 चीजें हुई, पहले रोड तो रोड से कनेक्ट हो गई एक्सटर्नल वायर की तरह, ठीक है ना, एक्सटर्नल वायर से रोड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इनके जो दोनों सॉल्यूशन है उनको हमने कनेक्ट किया सोल्ट ब्रिज के कारण, मतलब इंटरनली सर्किट भी बना दिया हमने, एक्सटर्नल सर्किट भी बना दिया। एक्सटर्नल सर्किट तो बना ही हुआ था, तो सोल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ, इंटरनल सर्किट भी बन गया, इस करके सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, कि एक्सटर्नल सर्किट भी बन गया, इंटरनल सर्किट भी बन गया। तो सोल्ट ब्रिज क्या काम करता है, एज टू कंप्लीट द सर्किट। इसने देखो सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया। गाइस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका सबसे मेन पॉइंट है ए वाला, थर्ड वाला, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए 2 हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग। देखो भाई गाइस होता क्या है, आराम से देखना। जब हमने कहा था, सारी बात करी थी कि हमने इधर जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाते हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने सॉल्यूशन में चले जाता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस देखो कुछ टाइम बाद गाइस ऐसा होगा ना, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जिंक 2 पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करने लगेंगे तो कुछ टाइम बाद जिंक 2 पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा। देखो कुछ जैसे मान लो हमने तार को कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करने लग गए,
लेकिन गाइस कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इधर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा। और इधर सिमिलरली देखें, इधर क्या होगा, इधर देखो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट कर देगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर खत्म हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर जितना ज्यादा कॉपर 2 पॉजिटिव खत्म होते जा रहा है, लेकिन सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर वाला फॉर्म ये चीज है, तो इसमें क्या होगा, ए तो उतना ही है, ए तो उतना ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते जा रहा है, तो इधर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो जैसे जैसे कुछ टाइम बाद जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाएगा। पहली बात एक क्लियर है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि इधर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इधर मतलब इधर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगी, इस करके इधर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण फर्क क्या पड़ेगा गाइस, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे। देखो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इमिट करने देगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, उसको अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इधर इकट्ठा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा कि तू जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और सिमिलरली इधर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, मतलब ए जाने नहीं देगा और ए आने भी नहीं देगा। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो सेल है वो अपना काम करना ही बंद कर देगा कुछ टाइम बाद, कि मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर जाएगा, तो सेल की वर्किंग ही बंद हो जाएगी। तो सोल्ट ब्रिज उसमें महान भाई साहब आते हैं जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो केसीएल था, मान लो सोल्ट ब्रिज में केसीएल है, तो गाइस क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जैसे जिंक 2 पॉजिटिव का अमाउंट जब ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, तो केसीएल का जो सीएल नेगेटिव है, केसीएल का जो देखो केसीएल में 2 पार्ट है ना, केसीएल में एक के पॉजिटिव है और एक सीएल नेगेटिव है। तो केसीएल का इसमें देखो इसके अंदर केसीएल है ना, इस ट्यूब के अंदर केसीएल है, के और सीएल नेगेटिव। तो गाइस क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है तो सोल्ट ब्रिज से सीएल नेगेटिव आयन इधर सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सोल्ट ब्रिज इसीलिए काम करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सीएल नेगेटिव भेजता है इधर इस साइड में, तो क्या होता है जिंक 2 पॉजिटिव, जो जिंक 2 पॉजिटिव ज्यादा इकट्ठा हुआ है तो जिंक 2 पॉजिटिव सीएल नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर ZnCl2 बना लेता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। देखो क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव था, जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में जब ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है, तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सीएल नेगेटिव देता है और जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है, ZnCl2 में कन्वर्ट कर, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। और सिमिलरली गाइस इस केसीएल का जो के पॉजिटिव है, सिमिलरली जो केसीएल का के पॉजिटिव है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, सल्फर इसके साथ कंबाइन होता है, देखो तो क्या होता है, इसके साथ कंबाइन हो गया तो K2SO4 बना था, तो इसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है और इसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिंक मतलब देखो दोनों चीज न्यूट्रलाइज हो, जिंक 2 पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज हो रहा है और SO4 2 नेगेटिव भी न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो दोनों चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसीलिए मैं लिखा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए 2 हाफ सेल, कि मतलब जब इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो सोल्ट ब्रिज में जो केसीएल आयन है उसका सीएल नेगेटिव इधर आएगा, इसको जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ना हो जाए, कि इलेक्ट्रॉन जा ही ना पाए उधर। और सिमिलरली इस के पॉजिटिव इधर आएगा कि मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा ना हो जाए, तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए के पॉजिटिव आएगा जो कि मिलकर K2SO4 बना लेगा।
तो इसी तरह बफर क्या नाम है, सोल्ट भी अपना काम करता है मेंटेन करने की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। गाइस आई होप क्लियर हो गया हो, बहुत ही अच्छे वे में हमने कवर कर लिया, सब कुछ देख लिया, इसकी वर्किंग देख ली, कंस्ट्रक्शन देख ली, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लिया, पता करा कि सोल्ट ब्रिज यूज क्यों हुआ, अगर सोल्ट ब्रिज यूज ना होता तो काम ही करना बंद कर देता। गाइस ठीक है, क्लियर है, पूरी डिटेल में चले, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ, ठीक है ना, मजा आया। तो देखो अब देखो इसका, ठीक है ना, इतना हमने कर लिया। अब इसमें जो आपको करने वाली चीज है, आपके क्वेश्चन तो इन्हीं 6 पॉइंट से होंगे, जितना आपने अभी कहानी सुनी हो तो बस अपने मन को बहलाने के लिए सुनी कि आप कहानी सुन लो, ठीक है ना, मजा आए आपको सुनने में। आपके क्वेश्चन सारे इन्हीं 6 पॉइंट से होंगे, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा पहले उससे पहले एक चीज और देख लो, ट्रिक मैंने लिखी है लोन, ठीक है ना, लोन एक मेमोरी एड लिखा है मैंने कि आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो लोन्स, क्योंकि हमें कंफ्यूजन, ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एनोड का चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, या एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है। तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। देखो लोन का मतलब क्या, लोन मतलब लेफ्ट, देखो लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट है राइट है ना, तो लोन मतलब क्या, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब लोन से क्या निकला कि एनोड जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, ऑक्सीडेशन होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरी बात नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका ही ऑपोजिट जो होता है वो अपना क्या होता है, कैथोड। कैथोड क्या होगा, मतलब फिर कैथोड पे रिडक्शन होगी, राइट साइड में होगा, और चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो लोन से आप याद रख सकते हो कि एनोड में क्या क्या चीजें हैं। एनोड पहली बार लेफ्ट साइड होता है, दूसरी बार उसमें ऑक्सीडेशन होती है, और तीसरी बार उस पर चार्ज नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, तो इस पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि आपको दिक्कत ना है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब गाइस देखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे उनको देखो। सबसे पहली बात, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कि चलता जाता है, हमें कुछ एक्सटर्नली काम नहीं करना पड़ता, अपने आप देखो हमने बस रखा, अपने आप करंट फ्लो करने लग गया था ना, हमने कुछ आगे कुछ किया तो नहीं, बस हमने रखा, कनेक्ट किया, अपने आप ही करंट फ्लो होने लग गया। तो डेल्टा जी गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन है ना, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है। उसके बाद देखो, ये चीज मैं आपको वैसे बता ही चुका हूं, दूसरा पॉइंट कि हाफ रिएक्शन क्या होती है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में भी बताया था कि आप ओवरऑल रिएक्शन लिखनी तो क्या करते हैं, हम दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो देखो जिंक प्लस 2 पॉजिटिव, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव बना, मतलब जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव को दे दिया, और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बस ये आपको चीज मैंने वैसे बताई भी हुई है, ठीक है ना। अब देखो, ये चीज वैसे सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट लिख दिए हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगी, एंड कॉपर की डिक्रीज होगी, कॉपर की डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। तो बात एक क्लियर है, ठीक है ना। सोल्यूशन में, उनके सोल्यूशन में है ना, इसमें इसके सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। क्लियर है गाइस, ये सब पॉइंट आपको मैं करा चुका हूं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस, जिंक रोड का मास डिक्रीज होगा, जैसे कि आप देख भी रहे हो, खुरदरी हो जा रही है, ठीक है ना। एंड वाइल मास ऑफ कॉपर रोड इंक्रीज, कॉपर रोड का मास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गए, इसमें चिपक जा रहा है, तो मास उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने सब कुछ देख लिया। वैसे एक चीज रह गई है, देखो 6th पॉइंट, देखो इस सेल को गाइस रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक तरीका है, उसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड, फिर उसके बाद एक डंडी लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं, ठीक है ना, एक लाइन लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसका जो
एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट है कि एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है अपना जिंक 2, ये आप जिंक सल्फेट भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैं जिंक 2 पॉजिटिव लिखा है तो आप जिंक सल्फेट भी लिख सकते थे, इधर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। उसके पहले देखो हम एनोड लिखते हैं, फिर एनोडिक सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद 2 लाइनें और मारते हैं गाइस। जो 2 लाइनें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं सोल्ट ब्रिज। ये 2 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती है, सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 लाइनें फिर हम बना लेते हैं सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम लिखते हैं एनोडिक सोल्यूशन फिर कोपल, ठीक है ना। फिर हम कैथोडिक सोल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन मार के हम कैथोड लिख देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बस उसकी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहले हम एनोड लिखते हैं, फिर लाइन मार के उसका एनोड में सोल्यूशन क्या है वो लिखते हैं, फिर हम देखो हमने ऐसे लिखा, पहले हमने एनोड लिखा, फिर एनोड के सोल्यूशन को लिखा, फिर बीच में ये क्या नाम है अपना सोल्ट ब्रिज आया, तो सोल्ट ब्रिज के लिए हमने 2 लाइनें लिख दी, ठीक है ना। उसके बाद अपना कॉपर टू ए वाला सोल्यूशन आया, कॉपर टू पॉजिटिव वाला सोल्यूशन आया, तो हमने कैथोडिक सोल्यूशन लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में हमने कैथोड के बारे में लिख दिया। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है गाइस, क्लियर। तो आई होप गाइस अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो बहुत ही अच्छे वे में हम चल रहे हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना यार, इसको जब आप रिवाइज करोगे ना बहुत मजा आएगा आपको रिवाइज करने में। बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है ना। तो चलो यार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, ले लो गाइस। थोड़ा लेक्चर ज्यादा ही लेंथी हो गया, डिटेल में ज्यादा चले गए हम, है ना। बहुत ही अच्छे वे में हमने पूरे डिटेल में चले गए, 55 मिनट क्रॉस हो गया लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको देखने में डर लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब रह कुछ नहीं गया, देखो क्या क्या रह गया अपना, नर्नेस्ट इक्वेशन रह गई है ना, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रह गए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सारी इलेक्ट्रॉन की टाइप्स कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रह गए, कोलरस लो रह गया, ठीक है। बस छोटी मोटी चीजें रह गई, इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, मैं सोचा था शायद अभी और कर लेंगे, लेकिन देखा भाई ये तो बहुत ही आगे हम चले गए, बहुत डिटेल वे में हमने कवर कर लिया। और वैसे भी मैं इस बार लिख के भी काफी कुछ आया था, ठीक है ना गाइस। बहुत मेहनत लगी थी मुझे इसको इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने के लिए, बहुत मेहनत लगी थी कि बिना कोई पॉइंट को मिस करे इसको डिजाइन करने में बहुत मेहनत कर लगी थी। या तो पूरा सपोर्ट करो अपने तरफ से, मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करो, ठीक है ना, आप भी सपोर्ट करो। आप में दम है यार, आप लोग ही हो जिन्होंने हर एक यूट्यूबर को, मतलब हर एक एजुकेटर को कहां से कहां पहुंचाया है। तो आप ही कर सकते हो, अगर आप सपोर्ट मुझे कर सकते हो बिल्कुल करो, क्योंकि अपने पास अब थोड़ा ही टाइम है। मुझे चाहिए कि हम जब बहुत जल्दी अपना कम्युनिटी टैब ओपन हो जाए, क्योंकि उसमें मैं आपसे कुछ डेली के कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं कि आप कुछ एमसीक्यू एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन उसमें ही डालूं। तो प्लीज उसके लिए मैं चाहिए आप हर एक बच्चे को, यार हर एक बच्चा कम से कम 5-6 दोस्त तो उसके होते ही हैं, 5-6 फ्रेंड सर्कल तो होता ही है, और उसके व्हाट्सएप पे उसके फोन पे इतने बच्चे होते हैं, उतने उसके फ्रेंड होते हैं कि एक बार वो शेयर कर देना तो मेरा काम बन जाएगा और आपका कुछ नहीं जाएगा, और उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी तुम्हें थैंक यू कहेगा कि यार थैंक यू, तूने मुझे एक एजुकेटर से मिला दिया, ठीक है ना। तो गाइस बिल्कुल शेयर करो, एक बार दबा के शेयर करो यार, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई आपके साथ है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस करते रहो, पूरा जोर लगा दो। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तब तक चलो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।